स्नातकोत्तर उत्तरार्ध की सभी छात्राओं का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रूप परिवर्तन के कारणों की। भाषा विज्ञान में अर्थ परिवर्तन, ध्वनि परिवर्तन, इन विषयों पर हमने चर्चा की। उसके पश्चात रूप परिवर्तन क्या है, इसके बारे में हमने पूर्व वीडियो में चर्चा की थी। जिस प्रकार शब्द जब वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं तो वो रूप बन जाते हैं, और उन रूपों का परिवर्तन कैसे होता है, उसके कौन से कारण होते हैं, उन कारणों पे आज हम विचार करेंगे कि रूप परिवर्तन के कौन से कारण हैं। शब्दों या पदों के रूप सर्वदा एक जैसे नहीं होते हैं, वो परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। रूप परिवर्तन और ध्वनि परिवर्तन में अंतर की जब बात करें तो कहते हैं सामान्य दृष्टि से देखने पे रूप परिवर्तन और ध्वनि परिवर्तन में ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं देता है, लेकिन यद्यपि उनमें अंतर होता है, वो समान जरूर होते हैं, लेकिन उनका अंतर कर पाना असंभव तो नहीं है, लेकिन कष्ट साध्य जरूर है। यानी कि सूक्ष्म अंतर होता है। उसको अंतर को करने में व्यक्ति को दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ती है। ध्वनि परिवर्तन का संबंध किसी भाषा की विशिष्ट ध्वनि से होता है, और उसका परिवर्तन ऐसे सभी शब्दों को प्राय प्रभावित कर सकता है या करता भी है जिसमें वह विशिष्ट ध्वनि हो। आगे ध्वनि नियमों में हम देखेंगे, जब ध्वनि परिवर्तन के विभिन्न जो नियम हैं, कारण है, उसमें देखते हैं कि कुछ अपवादों को छोड़ करके किसी भी भाषा की जो विशिष्ट ध्वनि तत्व हैं उनमें प्राय सर्वत्र वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित होती हैं। और ये जरूर है कि रूप परिवर्तन का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, और ध्वनि परिवर्तन का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है। रूप परिवर्तन के कारणों पर हम बात करें तो सबसे पहला जो कारण है वो नियमन है। यानी कि नियमन, भाषा में कुछ नियम होते हैं जो अधिकांश रूपों पर लागू होते हैं। इसके विपरीत कुछ अपवाद भी होते हैं जो इन बहुप्रचलित नियमों का उल्लंघन करते हैं। स्पष्ट ही नियमित रूपों को स्मरण रखना तथा भाषा बोलते समय उनका प्रयोग करना सरल होता है। जो नियम निर्धारित होते हैं, जो निश्चित होते हैं, उनको याद करना भी आसान होता है, और याद करने के बाद जब हम उनको वाक्यों में प्रयुक्त करते हैं तो वो भी सरल होते हैं। इसके विपरीत नियम विरोधी रूपों का स्मरण रखना और उनका प्रयोग करना यथासंभव कष्ट साध्य होता है, कठिन होता है। और इस कठिनाई से बचने के लिए हर भाषाभाषी का अंतर्मन जाने अनजाने में अनियमित रूपों के स्थान पर नियमित रूपों का ही प्रयोग करता है। उदाहरण के लिए हिंदी में आप देखें कि पुराने जो मानक रूप हैं, जैसे हूजिए, कीजिए, ये जो प्रचलित हैं, ये अपवाद नियम विरोधी है। सामान्य नियम धातु में एक जोड़कर रूप बनाने का है, जैसे आइए, चलिए, बैठिए आदि। इसका परिणाम यह हुआ कि अब इस दिशा में नियमन हो गया है, निश्चितता हो गई है, इसलिए रूपों को तोड़ मरोड़ करके प्रयुक्त करना मुश्किल है। इसी प्रकार से जैसे हम आगे का प्रयोग करते हैं, जैसे ताज़ी खबर होना चाहिए ताज़ा खबर, भारा बदन होना चाहिए भारी बदन। इस प्रकार से जो अलग अलग क्षेत्रों में हैं वो लोग अपने सहूलियत के हिसाब से नियम विरोधी रूपों का प्रयोग करते हैं, जो रूप परिवर्तन के कारण बन जाते हैं। दूसरा है बहुप्रयुक्त रूपों का प्रभाव। बहुप्रयुक्त रूपों के प्रभाव का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा जिन रूपों का प्रयोग हो उनका प्रभाव किस प्रकार से पड़ा, और उसके प्रभाव के कारण अन्य रूपों में तब्दीली आ जाती है। पहले करण के रूप में नियमन का उल्लेख किया जा चुका है, ऊपर हमने देखा। वह है नियमन से प्राप्त सारे उदाहरणों में प्रस्तुत कारण भी कार्य करता है। नियमन होता है भाषा के नियम के अनुसार, किंतु इस नियमन होने से उस भाषा के बहुप्रयुक्त रूपों का प्रभाव भी काम करता है। वस्तुतः नियमन और यह प्रभाव एक ही क्रिया के दो पक्ष हैं, इन्हें एक साथ भी रखा जा सकता है। कीजिए पद करिए बनकर अपनी रचना में नियमित हो गया, अथवा चलिए
पढ़िए, बैठिए, लिखिए जैसे सैकड़ों रूपों के प्रभाव से कर से कीजिए के स्थान पर करिए बन गया, यानी कि रूप परिवर्तन हो गया। कभी कभी ये कहा जाता है कि अन्य रूप में भी प्रभाव काम करता है। जैसे संस्कृत में अकारांत शब्दों का प्रयोग अन्य की तुलना में बहुत अधिक था। इसका परिणाम ये हुआ कि प्रवृत्ति भाषाओं में अन्य ध्वनियों के अंत होने वाले शब्दों के रूप में भी अकारांत शब्दों की तरह बनने लगे। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि संस्कृत में संबंध एकवचन में पुत्र, पुत्रस्य, सर्व, सर्वस्य, अग्नि, अग्नि, वायु, वायो बनता है, किंतु प्राकृतों में संबंध एकवचन में रूप पूतस्य, सबस्य, अगिस्य, वहिस्य, इस प्रकार से उनमें परिवर्तन होता चला गया। इसलिए जो बहुप्रयुक्त जो रूप हैं उनके प्रभाव से भी रूप परिवर्तन हो जाता है। अगला कारण है ध्वनि परिवर्तन। इसके कारण भी रूप परिवर्तन होता है। संयोगात्मक भाषाओं में ध्वनि परिवर्तन के कारण जब विभक्तियां परिवर्तित होते होते लुप्त हो जाती हैं। संयोगात्मक भाषाएं धीरे धीरे, भाषा हमेशा संयोगात्मक से वियोगात्मकता की ओर बढ़ती है। तो जैसे जैसे संयोगात्मक भाषाएं की ध्वनियों में जब विभक्तियां परिवर्तित होते होते लुप्त हो गई तो उनमें रूप बदल गए, तो उनके स्थान पर नई भाषिक इकाइयों का प्रयोग करना पड़ता है, जिनके कारण नए रूप बन जाते हैं। उदाहरण के लिए संस्कृत में कारकीय रूपों के साथ यही हुआ। धीरे धीरे विभक्तियां घिसते घिसते लुप्त हो गई और अतः प्रसर्ग युक्त नए रूपों में रूप प्रयोग में आ गए। रामय के स्थान पर राम ने, राम के स्थान पर राम को, रामस्य के स्थान पर राम का जैसे नए रूप बन गए। इसके बाद अगला जो कारण है वो है स्पष्टता। भाषा में, भाषा का जो प्रयोक्ता होता है अपनी कोई बात कहने के लिए ही भाषा का प्रयोग करता है। यानी कि जो भाषा का प्रयोग करता है वो व्यक्ति किस लिए करता है कि अपनी बात को किसी दूसरे तक के पहुँचाए। इसीलिए वह चाहता है कि उसकी अभिव्यक्ति अधिक से अधिक स्पष्ट हो, कहीं कोई अस्पष्टता न हो, ताकि उसकी बात ठीक से समझी जा सके। इसीलिए जब भी किसी रूप में स्पष्टता का अभाव होता है तो नए रूपों का प्रयोग शुरू हो जाता है। ऐसे नए रूप जो पुराने रूप की तुलना में अधिक स्पष्ट होते हैं, हिंदी उर्दू में फारसी के रूप चलते रहे हैं। दर हकीकत, दरअसल, इधर जब फारसी का प्रचार समाप्त सा हुआ तो दर में शब्द लोगों में अस्पष्ट हो गया। यानी कि धीरे धीरे जब प्रयोग के बाद स्पष्टता जब होती है तो वो रूप है वो निर्धारित होने लगता है। आगे हम बात करते हैं, अगला कारण है अज्ञान। कुछ अस्पष्टताएं अज्ञान के कारण भी होती हैं। ध्वनि हो, अर्थ हो, शब्द हो, रूप हो, इस परिवर्तन का एक प्रमुख कारण अज्ञान भी होता है। अज्ञानता के कारण भी हम इन भाषा विज्ञान के विभिन्न जो रूप हैं उनमें परिवर्तन का एक मुख्य कारण बन जाते हैं। अतः ऐसी अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए जो नए रूप आते हैं उनके पीछे अज्ञान भी एक कारण के रूप में अवश्य काम करता है। दरअसल, दर हकीकत श्रेष्ठ जैसे रूप उन्हीं लोगों के लिए अस्पष्ट रहे होंगे जिन्हें फारसी और संस्कृत का ज्ञान नहीं रहा होगा। अर्थात हम लोग, तुम लोग, ये लोग जैसे रूपों की बात छोड़ दें तो निश्चय ही अज्ञान एक कारण के रूप में अस्पष्टता के साथ साथ रूप परिवर्तन में काम करता है। जेवरात, जवाहरात, कागजात बहुवचन है, किंतु जिन्हें उनका पता ही नहीं है वे बहुवचन में नए रूप जेवरात, जवाहरात, कागजातों का प्रयोग करने लग जाते हैं और धीरे धीरे उसमें परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद अगला है बल, यानी कि दबाव। बल देने के प्रयास में भी भाषा का प्रयोग नए रूपों को जन्म दे देता है। अनेक के स्थान पर अनेकों, खालिस के स्थान पर निखालिस, खाकर के स्थान पर खाकर के, मैं खाकर आया हूँ,
बल के ही परिणाम है। यानी कि किसी बात को दबाव के साथ कहने के लिए हम अनेक के स्थान पर अनेकों, जबकि दोनों का अर्थ समान है, लेकिन अनेकों का प्रयोग, बहुत के स्थान पर बहुतों का प्रयोग भी हम करने लग गए हैं, जिसके कारण रूप में परिवर्तन हुआ। इसके बाद हुआ आवश्यकता। आवश्यकता होने पर भी कभी कभी रूप में परिवर्तन कर लेते हैं। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कई बार अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार चीज़ों में बदलाव कर लेते हैं, उसी प्रकार से रूप में भी परिवर्तन कर लेते हैं। यद्यपि ये बहुत कम मिलता है। हिंदी में मैं का बहुवचन हम तथा हम लोग होता है। मैंने अपनी एक कविता में मैं का बहुवचन मैं वो बनाया, क्योंकि वहाँ अपनी बात मैं और हम अथवा हम लोग से नहीं व्यक्त कर पा रहा था। 4 मैंओं के नीचे दबी यही मेरी लाश। यानी कि भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि मैंने मेरी बात को कहने के लिए मैं हूँ एक बहुवचन बना लिया, जबकि हिंदी में इस प्रकार के बहुवचन का प्रयोग नहीं होता है। तो कई बार हम आवश्यकता के अनुसार भी भाषा के रूप में परिवर्तन कर लेते हैं। नवीनता, ये भी एक कारण होता है। साहित्यकार कभी कभी केवल नवीनता के लिए भी नए रूप बना लेते हैं। प्रभावशाली के स्थान पर प्रभावी का प्रयोग इसी प्रकार का है। स्वीकार किया के स्थान पर स्वीकारा या फिल्म बनाया के स्थान पर फिल्माया जैसे रूप सामान्य दृष्टि से रूप परिवर्तन के नहीं हैं, किंतु 2 रूपों के स्थान पर एक रूप होने के कारण परिवर्तन के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। इधर नए कवियों ने इस प्रकार के सैकड़ों प्रयोग किए हैं, जैसे नोटा, हथियाया, लतियाया, गरियाया, जुतियाया, तकियाया। यानी कि नवीनता पैदा करने के लिए, कुछ अलग दिखाने के लिए, कुछ चमत्कार पैदा करने के लिए जो साहित्यकार हैं इस प्रकार के रूप परिवर्तन का प्रयोग करते हैं, जो धीरे धीरे स्थायी हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ रूपों के लोप से नए रूप उनका स्थान ले लेते हैं। इस प्रकार जैसे प्रतिस्थापन रूप में रूप परिवर्तन हो जाता है। यानी कि कई बार क्या होता है कि कई रूप लुप्तप्राय हो जाते हैं, लोप हो जाता है, और उनके स्थान पर नए रूपों का आगमन हो जाता है, यानी कि आगम हो जाता है। यानी कि प्रतिस्थापन के रूप में रूप परिवर्तन होता है। संस्कृत में या धातु का भूतकालिक कृदंत का रूप था यात। हिंदी में या का जाता हुआ, किंतु यात से विकसित रूप क्या हो गया, लुप्त हो गया। अतः जाना का भूतकालिक कृदंती रूप गया मान लिया गया, तो वस्तुतः गम धातु के भूतकालिक कृदंत रूप गत से विकसित है। इस प्रकार से अंग्रेजी में गो का भूतकाल वेंट है, जो मूलतः वेंट का भूतकाल है। हिंदी में तत्सम शब्द इंद्रिय, जिसका मूल रूप बहुवचन इंद्रिय बनेगा। इस प्रकार से कई बार जो नए रूप है, जो पुराने जो रूप लुप्त हो जाते हैं, उनके स्थान पे नए रूप प्रयुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से रूप परिवर्तन के विभिन्न कारण हैं, जिनके कारणों से भाषा में रूप का परिवर्तन हो जाता है। हालांकि ध्वनि परिवर्तन एक व्यापक और विस्तृत विषय है, जबकि रूप परिवर्तन है वो संकुचित विषय है, ज़्यादा गुंजाइश रूप परिवर्तन में नहीं होती है। फिर भी कुछ चीज़ें देखने में हमारे सामने आती हैं कि जिनके कारण, वे विविध कारण हैं जिनके कारण भाषा में रूप का परिवर्तन होता है। धन्यवाद।